हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल एग्जांपल 3 सॉल्व करने वाले, मतलब ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में उसका वर्किंग नोट शुरू किया था, राइट। एंड उस वर्किंग नोट में हमने फर्स्ट ईयर की मशीनरी या फर्स्ट ईयर में हमने पहली मशीनरी परचेज की, उसकी एंट्री पास की। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में 31 मार्च 16 को हमने फर्स्ट मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसका बैलेंस नीचे लेके आया। फिर सेकेंड ईयर में हमने सेकेंड मशीनरी परचेज की फॉर 40,000, राइट। फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, साथ ही साथ मशीनरी 1 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंड बैलेंस इसको हम थर्ड ईयर में लेके आए। तो M1 का बैलेंस हमारे पास थर्ड ईयर के शुरुआत में बचा 76,500 एंड मशीन 2 का बैलेंस बचा 37,600। सो M1 इज स्टिल 76,500 हमारे पास बाकी है एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, एंड M2 अभी भी हमारे पास 37,600 रुपीज़ की बाकी है एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। फिर थर्ड ईयर शुरू होने पर हमने चेक किया कि क्या कौन से ट्रांजैक्शन पेंडिंग है। तो हमें पता चला कि 1 जुलाई को हमने M3 परचेस की, तो हमने M3 परचेस करने की एंट्री पास की ऑन 1 जुलाई 2017, जिसमें हमने कहा मशीनरी 3 परचेस फॉर 45,000। सो दिस वाज द लास्ट एंट्री हमने की थी इन द लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में यहाँ तक का वर्किंग नोट हमने किया था फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, हमने 2 साल का वर्किंग नोट कंप्लीट किया था। फिर तीसरे साल हमने मशीन परचेस करने की एंट्री पास की थी। तो 1 जुलाई 17 तक आई गेस सबके दिमाग में आइडिया क्लियर है कि हमने क्या किया। अब आगे क्या हुआ, तो 1 जुलाई 2017 के बाद 1 अक्टूबर 2017 को हमने मशीनरी 1 परचेस की। तो देखो मैंने हाईलाइट करके रखा है 1 अक्टूबर 2017 मशीनरी 1 सोल्ड को भी हाईलाइट करके रखा है। तो ऑन 1 अक्टूबर 2017 हमने मशीनरी 1 बेची। तो जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब भी आप कोई एसेट बेचोगे, मशीनरी बेचो या जो कोई भी एसेट आपके पास है वो अगर बेचोगे तो यू नीड टू पास 3 एंट्रीज। आपको कितनी एंट्रीज पास करनी है? 3 एंट्रीज पास करनी है हमेशा जब भी आप एसेट बेचोगे। तो एसेट बेचने पर देयर हैज़ टू बी 3 एंट्रीज। वर्किंग नोट में भी 3 एंट्रीज आनी चाहिए, प्लस आपके लेजर पोस्टिंग में भी 3 एंट्रीज आनी चाहिए। तो ये बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखो कि जब भी एसेट बेचोगे नीड टू गिव 3 एंट्रीज। कैसे 3 एंट्रीज? तो पहली एंट्री कि जो एसेट बेच रहे हो उसका उस दिन तक का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। दूसरी एंट्री एसेट को बेचने की एंट्री करो, एंड तीसरी एंट्री उस एसेट को बेच के फायदा हुआ या नुकसान हुआ उसकी एंट्री करो। सो जब भी आप वर्किंग नोट करोगे तो ये बैक ऑफ द माइंड आपके होना चाहिए कि जब भी एसेट बेचोगे देयर हैज़ टू बी 3 वर्किंग्स आई नीड टू मेक इन माई वर्किंग नोट। तो पहला वर्किंग में क्या करूंगा? पहला वर्किंग में करूंगा ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन विच आई एम सेलिंग। अभी मेरे पास हाथ में मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 तीनों है, मैं तीनों बेच रहा हूं क्या? Answer is no. I am just selling the machinery 1 on 1 October 17. I am just selling the machinery 1. तो मैं पहला काम क्या करूँगा? मशीन 1 को बेचना है। I need to pass 3 एंट्रीज। किस 3 एंट्रीज को मुझे पास करना है? कौन सी 3 एंट्रीज को मुझे वर्किंग नोट में दिखाना है? तो एक में जो मशीन बेच रहा है उसको पहले डेप्रिसिएशन करूँगा, फिर उसे बेचने की एंट्री दिखाऊंगा और फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा। तो ये 3 ट्रांजैक्शंस मुझे वर्किंग नोट में दिखानी है। तो शुरुआत करेंगे हम विद द डेप्रिसिएशन ऑन विच मशीन? ऑन M1 ओनली, बिकॉज आई एम सेलिंग M1, तो M1 का ही मुझे वर्किंग दिखाना है। M2 M3 को मैं 1 अक्टूबर 17 को हाथ नहीं लगाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग M2 एंड M3, आई एम जस्ट सेलिंग द M1, राइट। तो M1 को मुझे डेप्रिसिएट करना है ऑन 1 अक्टूबर 17, तो मैं डेट लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 17 डेप्रिसिएशन ऑन M1। ये क्लियर है कि 1 अक्टूबर 17 मुझे क्या करना है? सबसे पहले M1 को डेप्रिसिएट करना है। बट द क्वेश्चन इज कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? तो अगेन क्वेश्चन में कहा है 12% पर एनम। ऑन विच मेथड? ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ M1 इज 90,000। M1 की पहली प्राइस देखो 90,000, कि हमने M1 को खरीदा 90,000, मतलब हमें M1 को 90,000 पर 12% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये क्लियर है कि हमें M1 पर, दैट इज M1 की जो ओरिजिनल कॉस्ट 90,000, उस पर 12% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इन द थर्ड ईयर बिफोर सेलिंग द मशीनरी। बट द क्वेश्चन इज कि क्या तीसरा साल हमने M1 को पूरे साल यानी कि 12 महीने के लिए यूज़ किया? तो उसका मुझे जवाब ढूंढना पड़ेगा कि M1 को मैं तीसरे साल बेच रहा हूँ, तो बेचने से पहले आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। M1 कितने की है? 90,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 12%। तो मुझे 90,000 पर 12% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट मैंने तीसरे साल M1 को पूरे 12 महीने के लिए यूज़ किया क्या? तो उसका आंसर इज नो। मैं M1 को तीसरे साल के बीच में ही बेच रहा हूँ।
अगर आप देखोगे तो मेरा तीसरा साल या तीसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ ऑन 1 अप्रैल 17 एंड मैं M1 को बेच रहा हूँ ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो अप्रैल 17 टू अक्टूबर 17 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, राइट। तो वही मैं नोट में कह रहा हूँ कि 1 अप्रैल 17 टू 1 अक्टूबर 17 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यू कैन कैलकुलेट अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा एंड सितंबर पूरा। आई विल नॉट काउंट अक्टूबर बिकॉज 1 October, that is the beginning of October, I am selling the machinery. So I have used my machinery for a period of 6 months only in the third year. So I need to charge depreciation for a period of 6 months only before selling M1. तो M1 को मैंने तीसरे साल केवल 6 महीने के लिए यूज़ किया, तो मैं केवल 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा M1 पर। तो इसका मुझे वर्किंग दिखाना पड़ेगा। तो मैं नीचे वर्किंग दिखा रहा हूँ कि मेरे पास M1 है 90,000 ओरिजिनल कॉस्ट, उस पर मुझे 12% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 90,000 इंटू 12 बाय 100। बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 90,000 पर 12% से 6 मंथ्स के लिए आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन M1। डू द रफ वर्किंग, 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, राइट। तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 5,400। 90,000 12 by 100 into 6 by 12 is 5,400। मीन्स before selling machinery 1 I am charging 5,400 rupees depreciation till the date I have used the machine। मैं 1 अक्टूबर को मशीन बेच रहा हूँ, मतलब 1 अक्टूबर 17 तक मैंने मशीन को यूज़ किया, तो 1 अक्टूबर 2017 को मैं बेचने से पहले M1 पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ विच इज़ 5,400। अब उसे सब्ट्रैक्ट करके मेरा नीचे आंसर बच रहा है 71,100। मीन्स बिफोर सेलिंग द मशीन द बुक वैल्यू ऑफ मशीन स्टूड एट 71,100। मैंने खरीदा था 90,000 में, बट उसे यूज करने से उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई एंड टुडे दैट इज ऑन द डेट ऑफ सेल माय मशीनरी स्टूड एट 71,100 इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड अब इसी मशीन को मैं बेच रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ? तो मैं उसे बेच रहा हूँ फॉर 70,000। कितने में बेचा? देखो क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट किया, सोल्ड फॉर 70,000। तो जो बुक में मशीन 71,100 की दिख रही है उसे मैंने क्वेश्चन के हिसाब से 70,000 में बेचा। तो नेक्स्ट लाइन पर मैं वही एंट्री कर रहा हूँ कि माइनस मशीनरी सोल्ड 70,000। इज दिस क्लियर, राइट? कि मशीनरी तीसरे साल में मैं लेके आया, मैं सिर्फ M1 को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ या M1 पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि हम M1 को मुझे बेचना है ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर पर मैंने पहले उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन काट के मुझे उसकी वैल्यू 71,100 मिली। अभी 71,100 की मशीन को मैंने 70,000 में बेचा। अब मेरा फाइनल आंसर नीचे बच रहा है एज 1,100। ये 1,100 क्या है? तो ये 1,100 हमारे लिए कहलाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्या कहलाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। व्हाई इट विल बी टर्म्ड एज लॉस? तो सिंपल लॉजिक है, जिस दिन मैंने मशीन बेचा मैंने 70,000 को बेचा, या जितने रुपए को मैंने मशीन बेचा इट इज 70,000। जिस दिन मैंने मशीन बेचा उस दिन उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन काट के थी 71,100। मीन्स बुक में या मेरे फैक्ट्री में जो मशीन है उसकी बुक वैल्यू है 71,100। कि मैंने देखा कि यार ये मशीन है, मैंने अकाउंटेंट से पूछा बुक में इसकी वैल्यू क्या दिख रही है, वो बोल रहा है डेप्रिसिएशन काट के उसकी आज की वैल्यू 71,100। सामने सेलर था, सेलर बोल रहा है कि मैं 70,000 ही दूंगा। तो 71,100 की मशीन मैंने सेलर को 70,000 में दी, मतलब जितनी की प्राइस थी या जितनी उसकी बुक वैल्यू थी उससे कम प्राइस में मैंने बेचा, तो 1,100 इज माई लॉस। मैंने कम प्राइस में बेचा, 71,100 की मशीन को मैंने 70,000 में बेचा, तो 1,100 इज माई लॉस, जिसे मैं कह रहा हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्या कह रहा हूँ मैं उसे? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सो M1 बेचने पर मुझे 1,100 का लॉस हुआ। तो अगर आप देखोगे वर्किंग नोट को ध्यान से तो देयर आर 3 एंट्रीज कि 1 अक्टूबर को मैंने 5,400 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर मैंने उसे 70,000 में बेचा एंड बेचने के बाद मुझे ऑटोमेटिकली लॉस एज अ डिफरेंस मिला, जिसे मैं लिख रहा हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पर हमारा M1 का कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। फिर से M1 पर देखने की जरूरत नहीं, M1 बेच दिया, खत्म, राइट? तो M1 गॉन। तो ऑन 1 अक्टूबर 2017 M1 बेचते वक्त मैंने 3 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, या मैंने 3 कैलकुलेशंस दिखाया। पहला मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर मैंने मशीन बेचा एंड फिर ऑटोमेटिकली नीचे मुझे लॉस मिला। सो ये मेरे 3 कैलकुलेशन हो गए। तो यहाँ पर M1 का कैलकुलेशन हिसाब खत्म हो गया। अब बस बचता कौन है? M2 एंड M3 हमारे पास बचता है, यस और नो? तो इस M2 एंड M3 को हमें हर साल के एंड पर क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है।
तो इस साल ये थर्ड ईयर है हमारा, थर्ड फाइनेंशियल ईयर, तो थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड होगा हमारा 31 मार्च 2018 को, राइट। तो 31 मार्च 2018 को मुझे इन दोनों मशीनरीज को जो हमारे पास बची है M2 एंड M3 दोनों को डेप्रिसिएट करना पड़ेगा, राइट। M1 तो चला गया, तो M1 को डेप्रिसिएट करने की जरूरत नहीं है। अब बची कौन सी मशीन? M2 M3। क्वेश्चन में M2 M3 के साथ आगे क्या हुआ कुछ नहीं कहा है। M2 खरीदा, M3 खरीदा, लेकिन उनके साथ आगे क्या हुआ नहीं बताया। तो इसका मतलब हमें उन्हें अब हर साल क्या करना है? सिंपली डेप्रिसिएट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं 31 मार्च 18 डेट लिख रहा हूं, जिस दिन मुझे क्या करना है? M2 एंड M3 दोनों को डेप्रिसिएट करना है। स्टार्टिंग विथ M2 मैं क्या कर रहा हूं? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं M2 पर। कैसे चार्ज करूंगा? फिर से M2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? तो क्वेश्चन में देखो, यह वर्किंग नोट की फर्स्ट लाइन देखो, M2 की ओरिजिनल कॉस्ट है 40,000। क्वेश्चन में देखो कितने परसेंट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 12%। तो मैं सिंपली 40,000 पर 12% यानी कि 4,800 M2 पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं। 40,000 का 12%, M2 का डेप्रिसिएशन आया 4,800। अगेन आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एनी मंथ, क्योंकि M2 मैंने लास्ट ईयर सेकंड ईयर में खरीदा था, तो थर्ड ईयर में मैंने M2 पूरे साल के लिए यूज किया है। तो आई डोंट नीड टू कैलकुलेट द मंथ की M2 को मैंने तीसरे साल में कितने महीने के लिए यूज़ किया, तो मैंने उसे पूरे साल के लिए यूज़ किया। तो मैं सिंपली 40,000 पर 12% 4,800 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ ऑन M2, दैट इज मशीनरी 2। उसी तरह मैं नीचे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3। अब मेरे पास मशीनरी 3 भी है, राइट। कितने रुपए की है? ओरिजिनल कॉस्ट 45,000, अभी हमने इसी साल तीसरे साल खरीदा है। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? 45,000 को 12% से डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। बट मुझे पता है कि M3 अभी हमने 1 जुलाई 2017 को परचेस की है, तो आई नीड टू कैलकुलेट द मंथ्स कि 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 18 तक कितने मंथ्स होंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 जुलाई टू 31 मार्च, तो 1 जुलाई यानी कि जुलाई पूरा मैंने यूज किया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब एंड मार्च, मतलब मैंने M3 को नए साल में या तीसरे साल में 9 महीने के लिए यूज किया। यूज्ड मशीनरी 3 फॉर 9 मंथ्स। अब मैं मार्च पूरा काउंट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, मतलब मार्च एंड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, मतलब मार्च पूरा यूज करने के बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। मैंने 1 जुलाई को मशीनरी परचेस की, तो आई एम काउंटिंग जुलाई ऑल्सो एज माई मंथ, क्योंकि 1 जुलाई यानी कि जुलाई मंथ मैंने पूरा यूज किया, अगस्त पूरा यूज किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब मंथ तक पूरा यूज किया, इवन मार्च महीना मैंने पूरा यूज किया, क्योंकि 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स ऑन मशीनरी 3। तो वही मैं आपको साइड में नोट में लिख के दे रहा हूँ कि 1 जुलाई 17 टू 31 मार्च 18 इज अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, तो वी नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। तो मेरे पास मशीनरी 3 है 45,000 की। ओरिजिनल कॉस्ट देखो, 1 जुलाई को हमने खरीदा 45,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 12% एंड नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। तो मैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 45,000 ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मशीन 3 का डेप्रिसिएशन आ रहा है ₹4,050, 4050। मुझे मशीन 3 को 4,050 रुपीज से डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, राइट। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मशीन 2 को 4,800 एंड मशीन 3 को 4,050 से मुझे डेप्रिसिएट करना है। अब इन दोनों मशीन से डेप्रिसिएशन काट के उनका फाइनल बैलेंस निकाल लो, विच इज 32,800। मशीन 2 अब मेरे पास 32,800 की बची एंड मशीन 3 मेरे पास 40,950 की बची, 40,950 की बची। इन दोनों को फिर से मैं कहूँगा WDV ऑन 1 अप्रैल 2018, दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, राइट। तो ये मेरे चौथे साल की शुरुआत हुई। अब चौथे साल का हमें वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको अकाउंटिंग केवल पहले 3 साल के लिए पूछा है। तो जैसे ही तीसरा साल हमारा कंप्लीट हुआ, हमें वर्किंग नोट को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, हाँ बट WDV लिख के आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वी आर डन टिल यहाँ पर। सो आगे आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 साल का हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। तो दिस इज हाउ योर 3 years वर्किंग नोट शुड लुक लाइक कि 1 जनवरी 16 को मशीनरी 1 परचेस किया, फिर उसे 1st साल के एंड पर डेप्रिसिएट किया, राइट। फिर बैलेंस हम 2nd ईयर में लेके आए। 2nd ईयर में मैंने क्या किया? मशीनरी 2 परचेस किया, फिर मशीनरी 1 मशीनरी 2 दोनों को डेप्रिसिएट किया, फिर उसका बैलेंस मैं 3rd ईयर में लेके आया। 3rd ईयर में मैंने जुलाई 17 को तीसरी मशीन परचेस की, फिर अक्टूबर 17
14 को मैंने मशीन 1 बेची, जिसके लिए मैंने 3 ट्रांजैक्शंस या 3 वर्किंग दिखाए। फिर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर मैंने मशीन 2 एंड मशीन 3 को सिर्फ डेप्रिसिएट किया क्योंकि मशीन 1 मैंने बेच दी थी। एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर या एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर मेरे पास मशीन 2 32,800 की बाकी है एंड मशीन 3 40,950 की बाकी है। सो दिस इज हाउ माई वर्किंग नोट शुड अपीयर इन माई नोटबुक, या आपके नोटबुक में भी इसी तरह से आपकी वर्किंग नोट दिखनी चाहिए। अब आगे क्या, तो इसी वर्किंग नोट को बेस लेके हमें करना है मशीनरी अकाउंट, जो ऑलरेडी हमने एज अ फॉर्मेट रेडी करके रखा था। तो मैं वर्किंग नोट को साइड में दिखा रहा हूँ कि वर्किंग नोट में को मैं बेस पकड़ूंगा एंड एंट्रीज को मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करूंगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि हुई 1 जनवरी 16, हमने मशीनरी 1 परचेज की। तो मशीनरी जब भी हम खरीदोगे या आप खरीदोगे या हम खरीदेंगे तो मशीनरी खरीदने पे मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट विल ऑलवेज गेट डेबिट। तो मशीनरी परचेज करने पर मैं मशीनरी अकाउंट के डेबिट में एंट्री करूंगा। तो डेबिट में मैं लिख रहा हूँ 1 जनवरी 16 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मशीनरी खरीद के मैं बैंक से पैसा दूंगा। तो टू बैंक अकाउंट कितने रुपए की मशीनरी है, 90,000 रुपीज़ की। अब मशीनरी अकाउंट में जब आप एंट्री करोगे तो M1 M2 M3 ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मशीनरी अकाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द मशीनरीज आई एम हैविंग विद मी। हर एक मशीन के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं होगा, तीनों मशीन्स के लिए एक ही अकाउंट है, राइट। तो अगेन उस अकाउंटिंग में आपको M1 M2 M3 अलग अलग नहीं दिखाना है कि मशीनरी आई कितने की आई, 90,000 रुपीज़ की आई। कब आई, 1 जनवरी 16। मशीन खरीदने के बाद, पहली मशीन खरीदने के बाद वर्किंग नोट में देखो हमने क्या किया, इमीडिएटली 31 मार्च 16 दैट इज द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमने मशीन 1 को डेप्रिसिएट किया। कितने रुपए से, 2700, वैल्यू भी हमारे पास है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ आएगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में आएगी। तो क्रेडिट में मैं लिख रहा हूँ 31 मार्च 16 बाय डेप्रिसिएशन 2700, सिंपल। तो पहले साल की 2 एंट्रीज थी वर्किंग नोट में कि M1 खरीदा, उसे मैंने डेबिट में रिकॉर्ड किया, फिर M1 को डेप्रिसिएट किया, उसे मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया। इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में क्या करूंगा, मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करूंगा। मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 87,300, जिसे मैं कहूँगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड उस कैरिड डाउन को उठा के मैं नए साल दैट इज सेकंड फाइनेंशियल ईयर में लेके आऊँगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,300 एंड सेकंड फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2016। तो 1 अप्रैल 16 को मेरा सेकंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। इज दिस क्लियर? तो बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्लियर है। पहला साल 2 एंट्रीज मशीनरी खरीदा, उसे डेप्रिसिएट किया, बैलेंस सेकंड ईयर में लेके आए। तो सेकंड ईयर में अब क्या हुआ, तो वर्किंग नोट में देखो 1 अक्टूबर 16 को हमने मशीनरी 2 परचेस की फॉर 40,000। 1 अक्टूबर 16 को हमने 40,000 में मशीनरी 2 परचेस की। तो अगेन मशीनरी परचेस करने की एंट्री में मशीनरी अकाउंट के डेबिट में दूंगा। तो डेबिट में मैं लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 16 टू बैंक अकाउंट 40,000। अगेन आई एम नॉट सेइंग मशीनरी 2 मशीनरी 1, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपली क्या लिख रहा हूँ, मशीनरी खरीदा, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 40,000, सिंपल, राइट। तो मशीनरी आने की एंट्री होगी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 31 मार्च 17 को मशीनरी 1 को 10,800 एंड मशीनरी 2 को 2,400 ऐसे दोनों ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। हमने M1 को भी डेप्रिसिएट किया एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड हमने मशीनरी 2 को भी डेप्रिसिएट किया एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। अब जब हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट में तो मुझे M1 M2 का अलग अलग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करना है, दोनों को क्लब करके, दोनों को ऐड करके मैं एंट्री लिखूंगा। तो अब मैं एंट्री क्या लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री कहां पर होगी, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में। तो मशीनरी के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बट जब मैं अमाउंट लिखूंगा, मैं अमाउंट इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करूंगा, दैट इज 10,800 मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन प्लस 2,400 मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन विल गिव मी 13,200। सो व्हेन आई एम चार्जिंग डेप्रिसिएशन में कितना लिख रहा हूं, 13,200। चाहिए तो आप अपने रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में नीचे पेंसिल से लिख सकते हो 10,800 प्लस 2,400। अगर आपको डाउट है तो, डाउट नहीं है तो 13,200 कहाँ से आया है, 10,800 हाईलाइटेड वैल्यू प्लस 2,400 हाईलाइटेड वैल्यू, दैट इज मशीन 1 का डेप्रिसिएशन प्लस मशीन 2 का डेप्रिसिएशन, दोनों मिला के मैं 13,200 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ इन द मशीनरी अकाउंट, राइट। तो मैंने क्या किया, दूसरे साल के एंड में मशीनरी अकाउंट को डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जिसमें मैंने मशीनरी जितनी भी मेरे पास थी उन सबका डेप्रिसिएशन एक साथ रिकॉर्ड किया।
इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इमीडिएटली मैं क्या करूँगा, मशीनरी अकाउंट को फिर से बैलेंस करूँगा। डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,14,100, जिसे मैं कहूँगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड उसे उठा के मैं तीसरे साल के शुरुआत में लेके आऊँगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,14,100 ऑन 1 अप्रैल 2017, कि 1 अप्रैल 2017 को मेरा तीसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ एंड उस दिन मेरे पास मशीनरी अकाउंट में 1,14,100 का बैलेंस था। अब फिर से वर्किंग नोट में चलते और देखते हैं कि तीसरे साल में क्या हुआ। तो तीसरे साल 1 जुलाई 17 को हमने तीसरी मशीन परचेस की, तो फिर से मशीन में परचेस कर रहा हूँ, तो मशीन परचेस करने की एंट्री में मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा 1 जुलाई 17 टू बैंक अकाउंट 45,000। यस और नो, मशीनरी 3 परचेस कितने में खरीदा, 45,000 में खरीदा, तो मैंने अमाउंट लिखी 45,000। फिर आगे क्या हुआ, फिर ऑन 1 अक्टूबर 2017 हमने मशीन 1 को डेप्रिसिएट किया। क्यों मशीन 1 को डेप्रिसिएट किया, क्योंकि ऑन 1 अक्टूबर 17 हम मशीन 1 को बेच रहे हैं, तो मशीन 1 को बेचने की अगेन आई नीड टू पास 3 एंट्रीज। यस और नो, जब भी आप एसेट बेचोगे तो 3 एंट्रीज का कंसेप्ट याद रखो कि एक उसका उस दिन तक का डेप्रिसिएशन, फिर उसे बेचने की एंट्री, एंड फिर उसका फायदा है या नुकसान है उसकी एंट्री। तो मुझे 1 अक्टूबर 2017 को 3 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, जिसमें से पहली एंट्री है कि मुझे डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा ऑफ M1, जो कि हमने चार्ज किया वर्किंग नोट के हिसाब से 5,400। अगेन बिन डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ पे करूंगा मैं, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो मैं मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,400। मशीन 1 बेचा, उसका डेप्रिसिएशन मैंने रिकॉर्ड किया, दिस इज माई फर्स्ट एंट्री फॉर सेलिंग द एसेट। फिर इमीडिएटली दूसरा, मुझे बताओ कि हमने मशीन बेचा कितने में, तो वर्किंग नोट में उन्होंने कहा है कि मशीनरी सोल्ड 70,000, ये हमने लिखा है मशीनरी सोल्ड फॉर 70,000। फिर से क्वेश्चन का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास वर्किंग नोट में सारी वैल्यूज डेट के साथ है। तो मशीनरी सोल्ड फॉर 70,000, हमने मशीनरी 70,000 में बेची। तो अगेन बेचने की एंट्री, जैसे खरीदने की एंट्री डेबिट में होगी, बेचने की एंट्री क्रेडिट में होगी। मशीन आया डेबिट, मशीन गया क्रेडिट। तो जब भी आप एसेट बेचोगे तो एसेट बेचने की एंट्री हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट, दैट इज द मशीनरी अकाउंट। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 17 बाय बैंक अकाउंट 70,000। तो पहले मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर मैंने उसे बेच दिया। मशीन पर पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो, फिर उसे बेचो। तो ये 2 एंट्रीज क्लियर है, और ये दोनों एंट्रीज हमेशा क्रेडिट में ही जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्रेडिट, मशीन बेचा ऑलवेज क्रेडिट। अब तीसरा एंट्री डिपेंड कि फायदा है या नुकसान है, उसके हिसाब से मशीनरी के डेबिट में या फिर क्रेडिट में जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में हमें मशीन 1 बेचने पर क्या हुआ, नुकसान हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना 1,100। सो इफ इट इज लॉस इट विल गो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी, इफ इट इज प्रॉफिट इट विल गो ऑन द डेबिट साइड ऑफ मशीनरी, ये याद रखो। तो यहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नुकसान को उठा के मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा। मैं फिर से डेट लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,100। वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो कुछ भी मशीनरी बेचने पर आपका फायदा या नुकसान होगा, कंपल्सरली हम उसे कहां पर ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। फॉर योर रेफरेंस आप नीचे ब्रैकेट में पेंसिल से लिख सकते हो, जो आपने लिखा अभी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्या लिख सकते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन या लॉस ऑन सेल ऑफ M1, राइट। कितना लॉस हुआ, 1,100। तो जो 3 एंट्रीज, ये 3 हमें वर्किंग दिख रहे थे वर्किंग नोट में, डेप्रिसिएशन ऑन M1 ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ मशीन, फिर मशीन बेचने की एंट्री एंड मशीन के नुकसान की एंट्री, तीनों मैंने उठा के मशीनरी अकाउंट पे पोस्ट कर दी। पहले उसका डेप्रिसिएशन, फिर उसे बेचा, फिर उसका नुकसान। ये क्लियर है। तो यहाँ पर हमें मशीन बेचने की एंट्रीज होगी। अब क्या होगा, तो एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर 31 मार्च 2018 हमने मशीन 2 एंड मशीन 3 को डेप्रिसिएट किया। हमने मशीन 2 एंड मशीन 3 को, जो बची हुई मशीन थी, उन्हें डेप्रिसिएट किया। तो इनके डेप्रिसिएशन को उठा के मुझे फिर से मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिंग डेप्रिसिएशन मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा ऑन द क्रेडिट साइड। तो मैं क्रेडिट साइड में डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बट अब अमाउंट कितनी आएगी, तो अमाउंट आएगी मशीन 2 के 4,800 प्लस मशीन 3 के 4,050, तो 4,800 प्लस 4,050 विल गिव मी अ वैल्यू ऑफ 8,850। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख रहा हूँ 8,850। तो 8,850 कैसे आया, 4,800 प्लस 4,050 इज 8,800 डेप्रिसिएशन फॉर द 3rd फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही मैंने 3rd फाइनेंशियल ईयर का डेप्रिसिएशन दिया, अब हम इमीडिएटली क्या करेंगे, 3rd फाइनेंशियल ईयर को बैलेंस करेंगे। अगेन फिर से डेबिट साइड बड़ा है, तो मुझे क्रेडिट में
बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 73,750, फिर से उसे मैं कहूँगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसे उठा के मैं 4th ईयर की शुरुआत में लेके आऊँगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 73,750, डेट विल बी 1 अप्रैल 18। तो 1 अप्रैल 18 दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, मेरे पास 73,750 की मशीन्स अभी भी बाकी है। कौन सी मशीन मेरे पास बाकी है? तो मेरे पास M1 एंड M2 बाकी है। तो अगर आपको चेक करना है कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, तो आप एक क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो हमारी लास्ट वैल्यू है वर्किंग नोट में, M2 की वैल्यू है 32,800, M3 की वैल्यू है 40,950, दोनों को ऐड करके आपको एग्जैक्टली 73,750 मिलना चाहिए। गेटिंग इट? ये लास्ट आप चेक कर सकते हो कि जो आपका आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है, या आपने जो अकाउंट्स में कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या चेक कर सकते हो, जो वर्किंग नोट की लास्ट वैल्यू देखो, मशीन 2 32,800 प्लस मशीन 3 40,950, दोनों को ऐड करो, यू विल एग्जैक्टली गेट 73,750। सो आवर आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट। 32,800 की मशीन 2 हमारे पास बची है एंड 40,950 की मशीन 3 हमारे पास बची है, दोनों मिला के मेरे पास 73,750 की मशीन्स बची है। तो माय मशीनरी अकाउंट इज शोइंग एग्जैक्टली द सेम बैलेंस। इज दिस क्लियर? यहाँ पर हमारा मशीन अकाउंट बना के रेडी हो गया, बट इस क्वेश्चन का और एक छोटा सा पार्ट बाकी है जिसमें उन्होंने आपको जर्नल एंट्रीज पूछी है। तो जो नीचे बचा हुआ पेज है वहाँ पर मैं जर्नल ड्रॉ कर रहा हूँ एंड उन्होंने क्वेश्चन में, अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है पास एंट्रीज ओनली फॉर 3rd ईयर। तो जो तीसरे साल के ट्रांजैक्शन है उसी के लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो तीसरे साल के ट्रांजैक्शंस यानी कि तीसरे साल में जो जो हुआ मशीन के साथ उसका ही आपको अकाउंटिंग करना है। जैसे कि तीसरे साल में हमने मशीनरी 3 परचेस की, मशीनरी 1 बेची एंड फिर मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3 को डेप्रिसिएशन दिया या डेप्रिसिएट किया। इन्हीं तीनों चीज़ों का आपको जर्नल एंट्री पास करना है। बट कैसे एंट्रीज होगी तो उसे हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं इन जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करूंगा कि तीसरे साल के लिए वी नीड टू पास जर्नल एंट्री ओनली फॉर द 3rd ईयर, दैट इज द ईयर 17-18। मुझे 17-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए ही जर्नल एंट्री पास करनी है। तो वो जर्नल एंट्री किस प्रकार होगी उसका डिस्कशन हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ, बट मैं होमवर्क के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में, मतलब आज का लेक्चर प्लस लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, उसे फिर से डिस्कस करो या फिर से उसे पढ़ो, समझो एंड सॉल्व करो। ये आपका आज का होमवर्क है कि इस वर्किंग नोट को फिर से देखो, जो वर्किंग नोट हमने कंप्लीट की, मैंने अकाउंटिंग कैसे किया उसे फिर से देखो एंड अपने बुक्स में फिर से इस सम को अब तक हमने जितना सॉल्व किया उतना फिर से रीसॉल्व करो। फिर कल जर्नल एंट्री के बाद जर्नल एंट्री को भी एक बार और रिसॉल्व करना, राइट। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।